वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी। तो टॉपिक हमारा रहेगा और आज का टॉपिक है कि आपने जो नोटिस किया होगा दर्शकों कि कुछ सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, सिविल राइट के निस्बत रिलेटेड कंट्रोवर्सी होती है, तो सिविल लिटिगेशन चल रही होती है। क्राइम दूसरे किस्म के भी क्राइम होते हैं जो आउट ऑफ जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, लैंड डिस्प्यूट हो सकता है, मूल प्रॉपर्टी के निस्बत होता है, कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उसके निस्बत हो सकता है, रेजिडेंशियल हाउसेज के रिलेटेड हो सकता है। जहां कोई भी आप किसी किस्म का भी सिविल डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, और भी काफी लोगों के फाइनेंशियल मैटर रिलेटेड भी ये डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो डिस्प्यूट ठीक है, तो एक क्या काम करते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व करने के लिए, कंपेल करने के लिए, जो लिटिगेशन में पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्रिमिनल जो लिटिगेशन में इन्वॉल्व करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ चाहे वो अप्रोच करती हैं कोई एफआईआर लगाने के लिए, या सीधा ही जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देती है। रेवेन्यू जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास भी कुछ जुरिस्डिक्शन है जिनमें वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी अप्रोच करते हैं। तो लेकिन कुछ कि दूसरी पार्टी को कंपेल किया जाए कि वो लिटिगेशन छोड़ दे, अपनी प्रॉपर्टी में राइट छोड़ दे, उसको इन्वॉल्व कर लो जे क्रिमिनल लिटिगेशन में, चाहे वो एफआईआर उसके खिलाफ फाइल करवा दो या खुद कर दो, या उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट कर दो। ये जो मोडस ऑपरेंडी अपनाई करते हैं अनस्क्रैपलेस लिटिगेंट्स, जो क्रॉनिक लिटिगेंट्स हैं, दूसरे को और एडवाइस देने वाले भी बहुत होते हैं, ये आपने देखा होगा। तो ये मैं आज इसी निस्बत का है, इसी टॉपिक रिलेटेड जो मैंने बातचीत की है, एक केस मैं रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो इस पे बात है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो बेंच है, जो जस्टिस एन पी कोटेश्वर सिंह है, और उनके साथ ये जो जज जे मनमोहन, जस्टिस मनमोहन जी। तो इन्होंने क्या है इस केस में, एक लिटिगेशन पार्टीज में सिविल लिटिगेशन चल रही है और एक इंटरनल लीव भी हुई है, स्टेटस को ऑर्डर भी हुआ है, और पार्टी को रिस्ट्रेन किया गया है कि आप जॉइंटनेस प्रॉपर्टी की है उसको बनाए रखो और इसको मत डिस्टर्ब करो, जॉइंटनेस ऑफ द प्रॉपर्टी। ये दो पार्टियों में एक डिस्प्यूट है, सिविल लिटिगेशन चली, कंप्लेनेंट है इस केस में, वो आती है जो वो क्लेम करती है कि मैं टीनूट हूं, लेकिन जो ये यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की जो जिसका डिस्प्यूट है, तो मैं वन ऑफ द पार्टी ने मुझे इंडक्ट किया है टीनेंट। लेकिन जब ये केस आप खोलोगे, इंसिडेंट देखोगे, एफआईआर के जो एलिगेशंस हैं, तो उसमें है कि वो उस दिन प्रॉपर्टी जो उसने टीनेंट पे प्रॉस्पेक्टिव टीनेंट बनने के लिए देखने आई थी, जब जो इंसिडेंट हुआ था जिसके रिलेटेड उसने एफआईआर लगाई थी। तो ये और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पाया कि ये सारी जो कंप्लेंट हुई है, जो एफआईआर हुई है, और जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आई है, ये सारी मैनिपुलेशन है कि वो जो सिविल लिटिगेशन इनमें है, पार्टीज में है, उसको समहाउ और एक सरकमवेंट करना के लिए जो जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो एक सिविल साइड से है, तो हम सीधा अब इसके फैक्ट्स पे आते हैं। तो एक एडवाइस भी दी है जो जो क्रिमिनल कोर्ट्स को दी है
और ट्रायल कोर्ट को जो एक और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, एजेंसीज को भी कहा गया है, पुलिस को भी कहा है, और जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, जहाँ जो भी कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट, उनको भी एडवाइस दी और लास्ट में उसके बारे में भी जिक्र किया है कि कैसे आपने केयरफुल रहना है, ये देखना है कि क्या कोई ये सिविल लिटिगेशन का आउटकम तो नहीं, ये रिवेंजफुल तो नहीं है, ये कैमोफ्लॉग तो नहीं किया गया है, ये जो जो पार्टीज के सिविल राइट्स हैं, कंट्रोवर्सी हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए तो नहीं है। तो उसके इसके बारे में भी बात किया, और क्या ऑफेंस मेड आउट होता है, जो एलिगेशन है, चाहे कंप्लेंट केस है चाहे एफआईआर, ये भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जब जो एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो एविडेंस कलेक्शन हुई है, तो उस वक्त भी ध्यान रखना है। और उसके बाद जब कंप्लेंट केस है तो ऑब्वियसली कॉग्निजेंस लेते हुए जो भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट होगी उसको, जहाँ कोई दूसरी कोर्ट होगी, जो भी स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन, जहाँ जो ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए, तो उस जज साहब को भी देखना होगा कि क्या केस मेड आउट है। तो इन्होंने एक बात की है सस्पिशन की, ग्रेव सस्पिशन की, वो भी आगे चर्चा हुई है। तो क्या ये जो ऑफेंस अलेज किए गए हैं क्या मेड आउट होते हैं, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस जजमेंट के जिसके रिलेटेड ये जजमेंट आई है, ये है तुहिन कुमार विश्वास अलियास बोम्बा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगी, तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन एक्यूज ने लगाई। देयर आफ्टर द एपिलेंट accused, who is son of the one of the co-owners of the property in question, filed an application seeking his discharge, which was dismissed by the trial court. लेकिन कोर्ट डिसमिस हो गई। 29 अगस्त 2023 को ये डिसमिस हो गई। द रिविजन पिटिशन अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 2019 August was dismissed by the single judge by the impugned judgment। तो सिंगल जज के बाद रिवीजन गई ऑनरेबल हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो वो रिवीजन पिटीशन डिसमिस हो गई उस अक्यूज के काउंसिल ने। जो एपिलॉन्ट के काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास क्या कहा, पैरा 8 में रेफरेंस है। ही कंटेंडेड दैट ऑन द डेट ऑफ इंसिडेंट द कंप्लेनेंट हैड एंटर्ड द प्रॉपर्टी विद एंटी सोशल एलिमेंट in a bid to dispossess the appellant accused father। जो सन था उसका, जो मौका पे था, जो अक्यूज्ड कंप्लीट किया गया, जिसके खिलाफ एफआईआर लगी, जिसके खिलाफ चार्जशीट है, जिसने अप्लाई किया था डिस्चार्ज के लिए ट्रायल मैजिस्ट्रेट के पास। ही पॉइंटेड आउट दैट द कंप्लेनेंट एमएस मिसेस ममता अग्रवाल इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर and has been charged with offenses under section 302 murder case and 307 attempt to murder Indian Penal Code in one of the case, and offenses under section 323, 341, 506 and 114 of Indian Penal Code in another case। एक तो 32 मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, और ये दूसरा ये 323, 341, 506 और 114 ऑफ इंडियन पिनल कोड के ऑफेंसेस, ये दो मैटर इसके खिलाफ आगे ही पेंडिंग है। ही फर्दर स्टेटेड दैट इन द चार्जशीट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज नॉट एड्यूस्ड एनी एविडेंस pertaining to tenancy of that complainant। वो ये सजेस्ट करे, बताए, प्रूव करे प्राइमा फेसाई कि भाई ये वाकई ही टीनेट है इस प्रिमिसेस के रिलेटेड, इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जहां पे वो विजिट करने आई है। तो वो है इन स्ट्रॉन्ग सस्पिशन रिक्वायर्स और अदरवाइज प्राइमा फेसाई एविडेंस रिक्वायर्स फॉर प्रोसीडिंग विद द ट्रायल, अदरवाइज वन कैन बी डिस्चार्ज के लिए कब अक्यूज क्लेम कर सकता है, तो और कब उसको डिस्चार्ज मिल सकता है, तो ये बात
तो पैरा 17 पे हम सीधा आ जाते हैं, ये रेलेवेंट है, ऊपर जो मैंने रेफर किए थे जजमेंट है। कॉन्सिक्वेंटली एट द स्टेज ऑफ डिस्चार्ज ए स्ट्रॉन्ग सस्पिशन सफाइजेस, सफिशिएंट है। अगर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है बेस द एलिगेशंस कि क्या मेड आउट होते हैं या इनग्रेडिएंट्स जो एलिगेशंस हैं, तो वो अलेज्ड अक्रेंस है, क्या इंग्रेडिएंट्स बनते हैं पर्टिकुलर ऑफेंस के, जो जिसकी निस्बत एफआईआर दायर हुई है, जहां चार्जशीट हुई है। इस केस जो ये वाला केस है, कीपिंग इन व्यू द अफोरसेड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, द कोर्ट विल हैव टू assess as to whether there are sufficient grounds for proceeding against the appellant accused for offences alleged in the FIR now in the charge sheet। तो इसमें क्या है, पहले हम सीधा ही सेक्शन 354 जो मेन ऑफेंस है, जो तो हॉनरेबल हाई कोर्ट ने भी पाया कि इट इज नॉट मेड आउट, तो ये थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 354C of Indian Penal Code defines voyeurism as an act of watching or capturing the image of a woman engaging in private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed। मतलब अगर प्राइवेट कहीं बाथरूम में है, कहीं और जगह पे है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो वहां अगर कोई अंडर गारमेंट में है, तो अगर कोई शरारत करता है तो उसकी फोटोग्राफी करता है, जहां वीडियो क्लिप लेता है, उसकी प्राइवेसी में खलल डालता है। प्राइवेट एक्ट हैज बीन डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन 1 as an act including an act of watching carried out in a place which in circumstances would reasonably be expected a to provide privacy, जैसे मैंने बाथरूम की बताया, किसी का बेडरूम है, and where the victim's genitals posteriors or breasts are exposed are covered with only in underwear, or the victim is choosing a lavatory, जैसे मैंने बात की ये टॉयलेट वगैरह, or the victim is doing a sexual act, that is not a kind of ordinary done in public obviously। और इसमें केस में क्या है कि उसने एंट्री कर रही थी, तो उसका फोटो क्लिप सिर्फ यही था कि उसकी कंसेंट नहीं थी। तो ऐसा जो इसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, जो 354C इंडियन पिनल कोड थे, मुझे लगता है इस केस में जैसे ये वर्कआउट किया है, ये कंप्लीट होते हैं upon a perusal of the FIR and the charge sheet on record। This court is unable to conclude the same, disclose an offense under section 354C of Indian Penal Code। जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा ऐसा नहीं लगता है कि ये ऑफेंस मेड आउट होते हैं, since there is no allegation in the FIR and charge sheet that complainant was watched or captured by the appellant accused, उसकी कोई पिक्चर ली जहां उसका वीडियो क्लिप बनाया while she was engaging in a private act। वो प्राइवेट एक्ट है ही नहीं, जहां पे एंट्री कर रही है एज ए टीनेंट क्लेम करके कि मैं टीनेंट में अपने प्रिंसेस में जा रही थी, उसका टीनेंट प्रिंसेस था। द लर्न सिंगल जज इन द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर हैज कंक्लूडेड with respect to the offense under section 354 as under। तो उन्होंने भी कहा, allegation made in the written complaint in my opinion did not disclose any offense under section 354C। From the bare reading of the aforesaid provision, it is clearly intelligible that the allegation of clicking picture and making video made in the written complaint cannot be said to be an offense within the meaning of section
354 इंडियन पिनल कोड। तो उन्होंने ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 354 सी की निस्बत अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी बात रखी थी कि नॉट मेड आउट, जो एलिगेशन है और जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं in order to made out a offense. Consequently, the learned single judge in the impugned order itself concluded that the allegation in the FIR and the material record did not disclose an offense under section 354C of Indian Penal. तो 354 तक ऑर्डर जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने तौर पे ही कहा कि ऑफेंस इज नॉट मेड आउट। तो अब भी हम बात करते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या बनता है, जो 506 की बात इन्होंने किया है। 3 ऑफेंसेस हैं, तो आगे क्या है, फिर पहले हम 506 354C हमने कवर किया। फर्दर, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन पनिशेबल अंडर सेक्शन 506 ऑफ इंडियन पिनल कोड, इट मस्ट बी शोन दैट the person charged threatened another with injury to his person। जो अक्यूज के खिलाफ एलिगेशन होना चाहिए, ये मटेरियल होना चाहिए कि बच्चे उसने थ्रेटन किया है कि इंजरी काज करने के लिए किसको किसको, जो भी विक्टिम है। इंजरी के कौन कौन सी, एक तो पर्सनल इंजरी हो सकती है, रेपुटेशन है, प्रॉपर्टी की निस्बत है, एंड पर्सन, एनीवन इन होम द पर्सन इज इंटरेस्टेड, उसको भी हो सकता है डायरेक्ट, जहां उसका जो नजदीकी होगा, उसका बच्चा होगा, उसकी कोई भी फ्रेंड होगा, कुछ भी होगा, विद अटेंड टू कॉज अलार्म, तो जिससे उसे डर लगे, इंटिमिडेट हो, फियर आए उसमें, एक्सेप्ट फॉर द बोल्ड एलिगेशन जो इस केस में लगे हैं, दैट द एपिलॉन्ट एक्यूज्ड इंटिमिडेट द कंप्लेनेंट बाई क्लिकिंग हर फोटोग्राफ्स, और किससे इंटिमिडेट हो गई, जो उसका फोटोग्राफ लिए गए। द FIR and the charge sheets are completely silent about the manner in which the complainant was threatened with an injury to her person or her property। तो ऐसा कुछ नहीं था, और वर्चुअली 354C इंडियन पिनल कोड तो ये ऑब्जर्वेशन आ गई है, डिसीजन आ गया है कि भाई मेड आउट नहीं होता है। तो वर्ड्स इफ एनी uttered by the complainant are not mentioned in the FIR, additionally as stated above, the complainant or her associates never made a statement to substantiate her allegation। ऐसा कोई बयान भी सपोर्ट नहीं था जिससे ये साबित हो कि वाकई क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुई विदिन द मीनिंग ऑफ 506 of Indian Penal Code। Consequently, in the present case, even if the allegation in the FIR are taken at the face value, as it is, the ingredients of offense of criminal are not attacked, not made out। ये भी एक ऑब्जर्वेशन। तो ये 506 इंडियन पिनल कोड भी उन्होंने कहा नहीं वर्क होता है, नहीं बनता है। अभी 341 ये जो काजिंग ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट जो इंडियन पिनल कोड में है, तो इसको ये डिफाइन का है 341 ऑफ इंडियन पिनल कोड, ये पनिशमेंट प्रोवाइड करता है, और डिफाइन इसको कहाँ किया गया है, 339 ऑफ इंडियन पिनल कोड। और 399 क्या है, इसमें है whoever bluntly obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said to wrongfully restrain that person। अगर किसी का राइट है पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करना, अगर दूसरा जो अक्यूज उसको रोकता है, तो ऑफेंस रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का मेड आउट होता है। लेकिन देखिए, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। तो क्या ये वाला ये केस है, क्या एक्सेप्शन में आता है, जो ये, तो इसको हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन क्या है। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर विच ए पर्सन इन गुड फेथ believes himself to have a lawful right to obstruct
is then is not an offense within the meaning of this section. This section means 341. अगर कोई किसी को रोक रहा है अंडर द कलर ऑफ हिज राइट, वो कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी के हाउ यू कैन इंटर, जैसे इसमें केस में है वो जॉइंट पोजेशन के बारे में बात कर रहे हैं और ये स्ट्रेंजर है, ये अपने आप को टेनेंट क्लेम कर रही है प्रॉपर्टी, तो सिविल मैटर भी पेंडिंग है और उसकी निस्बत कोर्ट का इंटर्नल रिलीफ भी है, ये इंजेक्शन ऑर्डर भी है। तो ये भी आगे उन्होंने पैरा 24 में इसको देखा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है, क्या इसके बारे में बात की, हम आगे बढ़ते हैं। द इंग्रेडिएंट्स essential to constitute an offense of wrongful state or that there should be an obstruction which prevents a person from proceeding in any direction in which the person has a right to proceed। ये एक बात आ गई। फिर क्या है, द एक्सेप्शन भी है उसके साथ, offense of wrongful restraint provides that no offense of wrongful restraint is committed if the person alleged of obstruction in good faith believed that he has a lawful right to obstruct, to do so। कोई जा रहा है उसको रोकने, तो आगे उन्होंने और किया, therefore the evidence required to establish the offense of wrongful restraint is that person alleging obstruction has a right to proceed first, कि क्या वो जा सकता है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जिसकी निस्बत सिविल लिटिगेशन है, वो स्ट्रेंजर है ये एडमिटेडली, वो क्योंकि इसने कोई रेंट डीडी नहीं ऑन रिकॉर्ड रखी, ये वाकई ही ये टेनेंट है या प्रॉस्पेक्टिव टेनेंट है। इन सच ए डायरेक्शन एंड पर्सन ऑब्स्ट्रक्टिंग हैज नो लीगल राइट टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन इसमें है ही इज अ सन ऑफ द वन ऑफ द को-ओनर और जॉइंट प्रॉपर्टी है, जॉइंट नेस को डिस्टर्ब करने के लिए इंजेक्शन भी है, इंटरनल लीव दी है। इन द प्रेजेंट केस क्लोजर ऑफ द एफआईआर रिवील्स द alleged offenses were committed when the complainant attempted to enter the property। ये क्या कब हुआ, wrongful restraint कब आई, किसकी निस्बत है, जब वो प्रॉपर्टी में एंट्री करना चाहती थी। The right of the complainant to enter the property stems from virtue of being a perpetual tenant, अभी tenant बनना है, of Mr. अलामंदू विश्वास, however no material, जैसे हमने पहले बात की है, has been placed on record along with charge sheet which indicates that complainant was tenant in the property at that point of time। जबकि वो wrongful restraint की बात कर रही है, तो ऐसा भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं था कि वो टेनेंट थी प्रिंसी की। सरप्राइजिंगली द कंप्लेंट हैज नॉट इवन given a statement pursuant of our complaint। On the contrary, the said Amalandu Vishwas in his statement has stated that complainant had come to see the property। तो बयान किसका रिकॉर्ड किया, स्टेटमेंट किसकी है, जो को शेयर है, जो को ओनर है, उसने रिकॉर्ड कराई है। मीनिंग देयर बाय दैट कंप्लेनेंट वाज नॉट ए टेनेंट एंड द प्रॉपर्टी वाज ओनली ए प्रोस्पेक्टिव टेनेंट when the FIR was registered। Therefore, the material on record indicates that on the date of alleged offence, the complainant has no right to enter the property। तो वो जो obstruct कर रहा था, रोक रहा था, जो को ओनर था, उसका बेटा था, जो accused इसमें इम्प्लीड किया गया है, जिसके खिलाफ चार्ज शीट है। In fact, the induction of complainant as tenant in the property would have been in violation of the injunction passed by the trial court। उन्होंने कहा कि जॉइंट प्रॉपर्टी का ऑर्डर हुआ है कि जॉइंटनेस डिस्टर्ब नहीं किया, तो अगर ऐसी बात जी जो को ओनर है जी मालूमदू विश्वास ऐसी बात करता है कि किसी थर्ड को पार्टी को जो टेनेंट इंडक्ट करता है, दैट इज इन वायलेशन ऑफ द जो स्टे ऑर्डर हुआ है। इन व्यू ऑफ द अफोरसेड, this court is of opinion that all that appellant accused did was to enforce what he bona fidely thought was his lawful
right over the property in terms of injunction order passed by the trial court। ये भी एक बात है, ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि कोई जॉइंटनेस ऑफ द प्रॉपर्टी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है, उसको उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है, उसको इंटैक्ट रखना है। Consequently, this court of the view that the criminal proceeding against the appellant accused for offences punishable under section 341, 354C and 506 of Indian Penal Code cannot be permitted to continue. So indirectly he deserves to be discharged, जो उसकी प्रेयर थी बिफोर। तो आगे एक जो ऑब्जर्वेशन मैंने जब जुबानी बात की है, तो देयर लॉर्डशिप्स है मेड सर्टेन ऑब्जर्वेशंस, तो वो पैरा 28 को है। तो बिफोर पार्टिंग विद दिस केस, दिस कोर्ट वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट वेयर देयर इज ए pending civil dispute between the parties, the police and the criminal court must be circumspect in filing charge sheet and framing charges respectively. In a society governed by rule of law, the decision to file a charge sheet should be based on investigating officers' determination whether the evidence collected provides a reasonable prospect of conviction. The police at the stage of filing of the charge sheet and the criminal court at the stage of framing of the charge must act as a initial filter, otherwise ट्रायल में सालों साल लग जाएंगे। तो उन्होंने एक्ट की उसी वक्त फिल्टर हो जाए कि क्या ये आगे कन्विक्शन की तरफ जा सकता है, और एक पोस्ट ऑफिस बना दिया इस जो हमारा जो लॉ कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, आगे उसकी बात हो रही है। टेंडेंसी ऑफ फाइलिंग ए चार्ज शीट इन द मैटर वेयर नो स्ट्रॉन्ग सस्पिशन इज मेड आउट क्लॉग्स द जुडिशियल सिस्टम। क्लॉग उसमें सरकमवेंट हो जाएगा। इट फोर्सेस जजेस, कोर्ट स्टाफ एंड प्रोसिक्यूटर स्पेंड time on trials that are likely to result in acquittal। पता है इसमें acquittal होगा, लेकिन चलते चलो रूटीन मैनर जो फेयर प्रोसेस है ऑफ लॉ, उसको फिर आप कह सकते हो वो पॉल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा। द कंक्लूजन क्या है? कीपिंग इन व्यू ऑफ द फोरसेट, द प्रेजेंट प्ली इज अलाउड एंड impugned judgment and order is satisfied as well as appellant accused is discharged। या तो जे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद ही जे डिस्चार्ज कर दिया इसको बाय एक्सरसाइजिंग जो जुरिस्डिक्शन है, तो स्पेशल ली पिटीशन और बाद में क्रिमिनल अपील ट्रीट करते हुए। तो जे जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी अनस्क्रैपलस जो लिटिगेंट है, क्रॉनिक लिटिगेंट है, जो इस किस्म की लिटिगेशन में इन्वॉल्व करते हैं और कंपेल करते हैं कि नेगोशिएशन टेबल पे जो भी प्रॉपर्टी जिसके रिलेटेड डिस्प्यूट हो, फोर्सिबल वो जहाँ अंडर कंपल्शन आए, और जो एक फेयर सिस्टम है हमारा जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, उसको डिस्टर्ब करें, जैसे इस केस में कोशिश की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया है, और जो चार्ज फ्रेम करने का ऑर्डर और डिस्चार्ज की एप्लीकेशन जो रिफ्यूज हुआ था, जो प्रेयर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसको इंटैक्ट रखा था ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, वो सेटिस्फाइड हुआ, और जो अक्यूज्ड जो इसमें था चार्जशीट में था उसको डिस्चार्ज करने का हुक्म सादर हुआ। तो मुझे लगता है ये आज के लिए काफ़ी है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।